सो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सो लेट्स बिगिन। सो प्लांट ब्रीडिंग के ओरिजिन से लेके प्रेजेंट टाइम तक जितनी भी प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस या रेफरेंस मेथड्स हमने यूज़ किए हैं, उन सारे मेथड्स या फेजेस को हम 5 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सो उन पांचों फेजेस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया था, सो प्लांट ब्रीडिंग के ओरिजिन के बाद जो सबसे पहला फेज़ आया था वो था डोमेस्टिकेशन। सो डोमेस्टिकेशन 11,000 ईयर्स पहले, 11,000 साल पहले बिगिन हुआ था विद द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। सो डोमेस्टिकेशन सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है प्लांट ब्रीडिंग का, क्योंकि बिना किसी क्रॉप को डोमेस्टिकेट किए आप उसमें क्रॉप प्लांट ब्रीडिंग के जो मेथड्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो डोमेस्टिकेशन बेसिकली क्या है? वाइल्ड प्लांट्स, जो जंगली पौधे हैं, उनको इंसानी मैनेजमेंट के अंदर लाना। और डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आज भी चलता है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है प्लांट ब्रीडिंग का। आज भी हम अलग अलग देशों से जो प्लांट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम सबसे पहले उन्हें डोमेस्टिकेट करते हैं। नाउ जो सेकंड फेज था सिलेक्शन का, जो सेकंड फेज था प्लांट ब्रीडिंग का, वो था सिलेक्शन। सो ऑफ कोर्स डोमेस्टिकेशन के अंदर भी सिलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे हम सिलेक्शन को सेकंड फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉन्शियस और प्लान्ड सिलेक्शन। डोमेस्टिकेशन के अंदर जो सिलेक्शन होता है वो उतना प्लान्ड नहीं होता है, लेकिन हम जब फेज़ 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उस टाइम पीरियड या उस फेज़ की बात कर रहे हैं जब जो वेरिएबिलिटी थी पॉपुलेशन में, जो भिन्नता थी पॉपुलेशन में, उसमें हमने सिलेक्शन किया प्लान करके और कॉन्शियसली। तो इस पूरे फेज़ को हम कहते हैं सिलेक्शन फेज़। और सिलेक्शन फेज़ ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शो किया सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। सिलेक्शन के कारण हमने सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में बहुत इम्प्रूवमेंट इंट्रोड्यूस किया। नाउ बहुत सारे वर्कर्स थे, जैसे कि वैन मॉन्स, नाइट, कूपर, ली काउंटर, शेरिफ, अराउंड 1840 में, जिन्होंने इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन और प्रोजेनी टेस्ट के बेसिस पे बहुत सारी यूजफुल सीरियल वेराइटीज बनाई थी। सिमिलरली विल्मोरिन ने 1856 में जो प्रोजेनी टेस्ट था उसको और अच्छे से डेवलप किया, और शुगर बीट, जिसको हम हिंदी में चुकंदर कहते हैं, उसकी बहुत सारी अच्छी और इम्प्रूव्ड वेराइटीज विद द हेल्प ऑफ प्रोजेनी टेस्ट बनाई थी। उसके बाद जो पैट्रिक शेरिफ थे, पैट्रिक शेरिफ ने अपना काम वैसे तो 1873 में पब्लिश किया, पर वो एक्सपेरिमेंट 1819 से कर रहे थे। और ये टाइम ऐसा था जहाँ पे बहुत सारे लोग लेमार्किज्म पे बिलीव करते थे कि लेमार्किज्म जो है वो एक ट्रू थ्योरी है या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी है। लेकिन पैट्रिक के वर्क ने लेमार्किज्म के कॉन्सेप्ट को काइंड ऑफ एक चैलेंज दिया, एक चैलेंज के फॉर्म में उसे नकारा, डिनाई किया। अब लेमार्किज्म क्या है हम आगे जानेंगे, पर अभी के लिए जो पैट्रिक शेरिफ ने वर्क किया था वो बेसिकली ये था कि हमारी जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो वेरिएशन है, जो किसी कैरेक्टर के लिए वेरिएशन है,
वो हेरिटेबल जब हेरिटेबल इन नेचर होता है, जो कैरेक्टर्स हैं जब वो हेरिटेबल यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तभी सिलेक्शन का रिस्पॉन्स आता है। इन्वायरमेंट के कारण जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो इन्वायरमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है कैरेक्टर में, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। और ये जो वेरिएशन है जो प्रेजेंट है पॉपुलेशन, वो नेचुरल स्पोर्ट्स यानी अपने आप आता है बाय नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। अब सिलेक्शन के फेज में ही इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन का जो मेथड है वो 1900 में निल्सन और एहले ने दिया था। और अब ये मेथड था सिलेक्शन मेथड, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन मेथड, जो नेल्सन एहले ने दिया था। और 2 साल बाद 1903 में जोहानसन ने प्योर लाइन थ्योरी दी थी, जो कि एक्सप्लेन करती है कि कैसे, मतलब साइंटिफिक बेसिस क्या है इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन का। ये जो मेथड है इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन मेथड का, इसके पीछे जो साइंस है वो प्योर लाइन थ्योरी द्वारा जॉनसन ने एक्सप्लेन करी। अब ये जितना भी काम हो रहा था जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की फील्ड ने, इसने 2 बेसिक सिलेक्शन स्कीम्स या 2 बेसिक सिलेक्शन मेथड्स को जन्म दिया। पहला मास सिलेक्शन और दूसरा प्योर लाइन सिलेक्शन। और ये दोनों ही सिलेक्शन मेथड जो है वैसे मेजरली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में जहाँ हेट्रोसिस क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में हम यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे भी ये दोनों मेथड यूज़ होते हैं। और ये दोनों बहुत ही अपने टाइम में जब ये इन्वेंट हुए थे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड्स थे, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में उनका क्रॉप इम्प्रूवमेंट में उतना योगदान नहीं रह गया है। आज बेसिकली ये दोनों मेथड या तो सिर्फ प्यूरिफिकेशन या फिर मेंटेनेंस ऑफ वेराइटीज़, मेंटेनेंस ऑफ प्योर लाइन वेराइटीज़, इन दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाउ जो थर्ड फेज था प्लांट ब्रीडिंग का, दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जो प्रोजेनीज नेचर में प्रेजेंट हैं हम उनमें से सिलेक्शन कर रहे थे सिलेक्शन फेज में। पर हाइब्रिडाइजेशन फेज में क्या हुआ, हमने सोचा कि क्यों ना एक प्रोजेनी जो है उसके माता कौन होंगे, उसके पिता कौन होंगे, ये भी हम ही डिसाइड करें। तो हाइब्रिडाइजेशन और कुछ नहीं होता, फिलहाल के लिए बेसिक डेफिनेशन, इसके बारे में आगे हम और जानेंगे। बट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब हम एक प्रोजेनी के माता और पिता हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि एक प्रोजेनी में आधे जीन्स उसके माता से आते हैं, आधे जीन्स उसके पिता से आते हैं। सो दैट्स वाई अगर हम अब हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली या इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोजेनी के जो जीन्स हैं वो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन का जो सबसे ऐतिहासिक, जो सबसे पुराना रिकॉर्ड आता है वो आता है 700 BC में, जब बेबीलियनियंस और एसेरियंस ने जो डेट पाम खजूर होता है उसको आर्टिफिशियली पॉलिनेट करते थे वो लोग। तो ये एक हाइब्रिडाइजेशन की तरह है। तो ये सबसे पुराना अकाउंट हमें नज़र आता है। उसके बाद 17वीं शताब्दी में फ्रांस में बहुत सारी वेराइटीज़ जो थी हेडिंग लेटिस की, वो हाइब्रिडाइजेशन द्वारा बनाई गई। 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड नाम के जो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया, जिसको फेयरचाइल्ड्स म्यूल कहते हैं, जो कि क्रॉस था किसके बीच में, कार्नेशन और स्वीट विलियम्स के बीच में। ऑफ कोर्स इसका कोई एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस नहीं था क्योंकि ये फ्लावर है। उसी तरह से फलों की अगर हम बात करें तो 1800 के आसपास ही नाइट ने बहुत सारी जो वैरायटीज़ थी एप्पल्स की, पियर्स की, पीचेस की, ग्रेप्स की, वो हाइब्रिडाइजेशन द्वारा बनाई थी। अब हाइब्रिडाइजेशन के पीछे का जो साइंस था, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे, जो जेनेटिक प्रिंसिपल्स थे, वो डिस्कवर किए थे मेंडल ने। पर मेंडल का काम जो कि 1866 में पब्लिश हो चुका था, वो दुनिया के सामने 1900 में आया था, क्योंकि जब उनका पेपर रीडिस्कवर हुआ था।
तो यहाँ तक हम पहुँचे। उसके बाद अब सिमिलरली 1908 में ईस्ट ने और शल ने इंडिपेंडेंटली मेज में इनब्रीडिंग पे काम किया था। अच्छा, यहाँ पे इनब्रीडिंग शब्द से आप फिलहाल बस इतना समझिए कि इनब्रीडिंग मतलब जब पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स सेम हो, दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप सेम हो, यानी कि मेल पेरेंट भी सेम पौधा है और फीमेल पेरेंट भी सेम पौधा है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे इनब्रीडिंग। तो जब ईस्ट ने 1908 में और शल ने 1909 में मेज में इनब्रीडिंग पे स्टडी की, तो उन्होंने उनके जो डेवलपमेंट्स थे, उनके जो साइंस था, उसके बेसिस पे हमने बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ बनाई, सबसे पहले मेज में और बाद में और भी क्रॉप में उनके कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ को बनाया। अब हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, एक होता है या तो सेम स्पीशीज़ में होता है, सेम वैरायटी जो सेम मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है जब वैरायटीज़ अलग अलग हों, यानी पौधा एक ही स्पीशीज़ का है पर उसका वैरायटी अलग अलग है, या फिर हम इन स्पीशीज़ के बीच में भी हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस क्या कहते हैं हायरार्की में ऊपर जाते हैं, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, उसके ऊपर फैमिली हो गया, तो जैसे हम जाते जाते हैं वैसे हाइब्रिडाइजेशन कराना और मुश्किल होता जाता है। इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है पूरी प्लांट ब्रीडिंग में, और इसने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की हैं, दोनों ही सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम प्योर लाइन और हाइब्रिड वेराइटीज़ बनाते हैं, और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में हम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हाइब्रिड्स बनाते हैं, सिंथेटिक वेराइटीज़ बनाते हैं और कॉम्पोजिट वेराइटीज़ बनाते हैं। उसके बाद डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट स्पीसीज बिलोंगिंग टू द सेम जीनस और डिफरेंट जेनेरा। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर स्पीसीज अलग करते जाएं या स्पीसीज अलग हों तो हम करवा सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसी तरह जीनस अलग हो तो भी हम हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, फैमिली अलग हो तो भी करा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस हायरार्की में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन कराना और मुश्किल होता जाएगा, लेकिन पॉसिबल है कराना हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जैसे जैसे दो ऑर्गेनिजम्स के जो पूर्वज हैं वो अलग होते जाते हैं, मतलब डिफरेंट पाथवेज पे जाते हैं, तो इस चीज़ को हम डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं होता, पर डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत अच्छा टूल है या बहुत अच्छा मेथड है, जिससे हम जो रेयर जीन्स होते हैं, जो कि ज़रूरत है, या जो नए जीन्स हैं वो किसी स्पीसीज़ में हम इंट्रोड्यूस करा सकें, ताकि हम उसमें बायोटिक, एबायोटिक और इस तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं उनके जीन्स, उनके रेजिस्टेंट जीन्स हम एक स्पीसीज़ में जो कि पहले से ही डोमेस्टिकेटेड है उसमें इंट्रोड्यूस करा सकें। अब जो सबसे पहला केस आता है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का, वो था 1717 में, जो कि ऑफ कोर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थॉमस फेयरचाइल्ड ने दिया था। पर जैसे कि हमने पहले भी कहा कि वो एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए नहीं था, क्योंकि वो एक फ्लावर है ऑफ कोर्स। लेकिन जो सबसे पहला एग्रीकल्चरल डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन किया था वो किया था कार्पेनचेंको ने 1928 में, जब उन्होंने बनाया था रेफेनो ब्रासिका, जो कि क्या था, एक क्रॉस था किसमें, पत्ता गोभी और मूली में। वो बनाना चाह रहे थे एक ऐसा पौधा जिसकी जो पत्तियां हो पत्ता गोभी वाली हो और जो रूट हो वो मूली वाली हो। लेकिन जो उनके डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट था वो रिवर्स हो गया। दैट इज पत्तियां जो हैं वो अ, मूली की आ गई और जो रूट थी वो पत्ता गोभी की बन गई। उसके बाद आता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये भी एक तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन सेल्यूलर लेवल पे होता है,
जो सेल होता है, जब हम उसका साइटोप्लाज्म दो अलग अलग डिस्टिंक्ट स्पीसीज के सेल के साइटोप्लाज्म को फ्यूज करते हैं और टिश्यू कल्चर की मदद से उससे एक नया पौधा बनाते हैं, तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और ये हम वहाँ प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे हम नॉर्मल या सेक्चुअली जो हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जो कि पॉलन ट्रांसफर करके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, वहाँ पे हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 1972 में शुरू हुआ था, जब कार्लसन और उनके कोवर्कर्स ने एक सक्सेसफुल इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिड बनाया था निकोटियाना ग्लोका और निकोटियाना लैंग्सडॉर्फी का साइटोप्लाज्म को फ्यूज करके। ये सबसे पहला क्या कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का इवेंट है, जो कि किसने किया था? कार्लसन और कोवर्कर्स ने। अब क्रिएटिंग जो हमारा अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की, अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे फोर्थ फेज में, जो कि है नॉवेल क्रिएशन। तो अब तक जो पिछले 3 फेजेस थे उसमें हम उस वेरिएबिलिटी या उस भिन्नता पे काम कर रहे थे जो कि प्रकृति में पहले से ही प्रेजेंट है। लेकिन जो फोर्थ फेज है, उस फेज में हमने क्या किया? हमने नए जीन्स को बनाना चालू किया। वी क्रिएटेड नॉवल जेनेटिक वेरिएशन। अब ये जो नॉवल जेनेटिक वेरिएशन है या नए जीन्स को बनाना है, ये पॉसिबल हो पाया विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशंस वैसे तो नेचुरली भी होते हैं, लेकिन हमने आर्टिफिशियल म्यूटेशन किया। कैसे? रेडिएशन और केमिकल म्यूटेजेंस का इस्तेमाल करके। और इस प्रोसेस से जो सबसे पहला फर्स्ट वैरायटी इवॉल्व्ड थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग वाज रिलीज्ड इन 1950। सो म्यूटेशन द्वारा बनाई गई सबसे पहली वैरायटी 1950 में रिलीज हुई थी। अब नॉवल क्रिएशन का बेसिकली अगर हम स्टार्ट बोले तो वो म्यूलर के काम पे बेस्ड था। जो म्यूलर थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो एक्सरेज हैं उनमें म्यूटेशन पैदा करने की ताकत होती है। 1927 में उन्होंने अपना काम जो है वो पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे एक्सरेज की मदद से हम प्लांट्स में म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। और इस जो सबसे पहला म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम हुआ था वो 1922 में स्वीडन में हुआ, एक गुस्ताफसन और कोवर्कर्स के द्वारा। नाउ सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन, तो जैसे कि हमें पता है टिश्यू कल्चर होता है। जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो बेसिकली हमको जो सेल्स हैं उनको केमिकल्स में रखना पड़ता है, और जो केमिकल्स होते हैं उनके भी कुछ म्यूटाजेनिक इफेक्ट होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, जब वो सेल डिवाइड होके एक पौधा बना रहा होता है उसमें म्यूटेशन इंड्यूस होता है, जिसके कारण से एक ही वैरायटी के सेल में वेरिएबिलिटी आ जाती है। तो ये जो वेरिएशन आ जाता है इसको सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। अब नॉवल क्रिएशन में अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो था पॉलीप्लॉइडी, यानी पॉलीप्लॉइडी। तो जैसे कि हमें पता है कि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स होते हैं, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, लेकिन पॉलीप्लॉइडी में हमने क्या किया? हमने ऑफकोर्स म्यूटेजेंस की मदद से, म्यूटेशन की मदद से वो जो सेट था, नंबर ऑफ जीन्स का पूरा सेट था, उसको मल्टीप्लाई किया, है ना। इसके लिए अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब एलोपॉलीप्लॉइडी और ये जो सारे पॉलीप्लॉइडी के अंदर के टर्म्स हैं, ये इन्होंने मोमेंटम तब गेन किया जब सबसे पहला सिंथेसिस हुआ निकोटियाना डिगुलाटा फ्रॉम निकोटियाना ग्लूटिनोसा,
with Nicotiana tobacco by Colson and Godspeed in 1925। तो उन्होंने क्या कहते हैं, सबसे दुनिया का पहला एलोपोलिप्लॉइड सिंथेसाइज किया, जिसका क्या नाम था, निकोटियाना डिग्युलाटा। और किससे सिंथेसाइज किया, निकोटियाना ग्लूटिनोसा और निकोटियाना टबैकम से। और डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम डबलिंग एक्शन ऑफ कोल्चिसिन। कोल्चिसिन एक केमिकल होता है। सो 1937 में ब्लैक्सली और नेबल ने कोल्चिसिन नाम के केमिकल का एक एक्शन नोटिस किया कि जब हम कोल्चिसिन अप्लाई करते हैं तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डबल हो जाते हैं, है ना। तो ये जो दोनों रिसर्चर्स थी, इन्होंने नोबेल क्रिएशन में एक क्या कहते हैं, स्पीड प्रदान की प्लांट ब्रीडिंग को, जिससे एलोपोलिप्लॉइडी ने मोमेंटम गेन किया। अब एलोपोलिप्लॉइडी द्वारा बहुत सारी सक्सेसफुल क्रॉप्स हमने बनाई हैं, जिसमें से एक एग्जांपल है ट्रिटिकेल, जो कि है राई, जो कि वीट और राई का क्रॉस है एक तरह से। अब हम अपने फाइनल फेज में हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के फाइनल फेज में हैं। सो इस फेज में जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो चुका था, और उसके बाद जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं उनमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है हर सेल में, जिसके कहते हैं टोटिपोटेंसी। यानी किसी भी पौधे का हर सेल अपने आप में काबिलियत रखता है कि वो एक सेल से ही पूरे के पूरे पौधे को या पूरे के पूरे पेड़ को जन्म दे सके। तो ये टोटिपोटेंसी जो है, इस क्वालिटी के कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एक्सेट्रा जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, इन सबको मिलाकर एक नए फेज का आगाज होता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि जो जीन्स हैं, जो कि कैरेक्टर्स देते हैं, उनको आइसोलेट करना किसी ऑर्गेनिज्म से, और एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम में या जीनोटाइप में उसे फिट कर देना। जो सबसे पहला सक्सेसफुल जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो किया था स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने, जहाँ पे उन्होंने एक मेंढक का डीएनए से एक जीन का सेगमेंट लेके ई कोलाई बैक्टीरिया में फ्यूज किया था 1973 में। अब अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ हमने एग्रीकल्चर में भी किया है। जैसे 1996 में बहुत सारी इंसेक्ट रेजिस्टेंस कॉटन, मेज और सोयाबीन की वेराइटीज़ जो हैं वो यूएसए में कमर्शियली कल्टीवेट हो रही थी। और ट्रांसजेनिक वैरायटी जो है टमाटो की, जिसका जो फल है, जो टमाटो है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी उसे हम लंबे समय तक क्या कहते हैं, शेल्फ में रख सकते हैं और वो खराब या सड़ेगा नहीं किसी भी नॉर्मल टमाटर के कंपैरिजन में। इंडिया की बात करें तो बीटी कॉटन एक एग्जांपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब भले ही जो लास्ट के दो फेजेस हैं, जो कि है नॉवल जेनेटिक क्रिएशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, पर ये बहुत रेयर इन अकरेंस होते हैं, है ना। अगर 100 बार हम इन मेथड्स का अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि उनमें से एक बार या और कम बार और कम प्रोबेबिलिटी में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। सिमिलरली डोमेस्टिकेशन की बात करें या सिलेक्शन की बात करें, तो ये दोनों उतने ही इफ़ेक्टिव हैं जितनी ज़्यादा हमारे पास नेचर में वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है। तो इस कारण से ये दोनों बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाते हैं। तो बचा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एकमात्र ऐसा मेथड है जो कि बहुत ही मतलब अप्रोप्रिएट है हमारे कंडीशंस और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मुताबिक। और यही रीज़न है कि इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन का जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा यूज्ड मेथड है प्लांट ब्रीडिंग में। सो दिस कंक्लूड्स आवर वीडियो। तो इसमें हमने जाना वेरियस फेजेस या कहें हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में।
अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर टीचिंग योरसेल्फ।